खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद अलवर में भी किया अलर्ट। पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी सतर्कता। स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। नीट एग्जाम पास कराने के नाम पर की 85 लाख की ठगी। शिवाजी पार्क पुलिस ने बनारस में आरोपी को दबोचा। वंदे मातरम के 150 वर्ष के उपलक्ष्य में शहीदों को किया नमन। वन मंत्री की मौजूदगी में वीरांगनाओं का भी हुआ सम्मान। और खेत में बकरी घुसने के विवाद में 6 हुए घायल। चिरखाना गांव के हैं निवासी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। दिल्ली में लाल किले के समीप एक कार में हुए ब्लास्ट के बाद अलवर सहित राजस्थान में पूरी तरह अलर्ट किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर सभी थाना प्रभारी, डीएसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जाब्ते के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं अभय कमांड के कैमरों के माध्यम से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कामले ने यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि अलवर शहर के सभी चौराहे पर पुलिस गश्त और नाकेबंदी की गई है। उन्होंने अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और कोई जानकारी हो तो उसे पुलिस के साथ साझा करें। देखिए, ऊपर से आदेश है कि अलर्टनेस जो है उसको बनाए रखना है, और उसी के तहत अंदर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में सभी सीओज, एसएचओज और एडिशनल एसपी जो है वो अभी फील्ड पर है। लगातार अलर्ट बनाए हुए हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अभय कमांड सेंटर हो या भीड़ भाड़ के जगह हो, जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, चौराहे हुए, साथ ही होटल्स हो, यहाँ सब जो है वो पेट्रोलिंग लगातार चल रही है, गश्त लगातार चल रही है, और जहाँ जहाँ लगे वहाँ पूछताछ भी चल रही है। और मैं कहूँगा कि जो पुलिस है अलवर वो पूरी अलर्ट मोड पर है और हर चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व कर रही है। सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि किसी भी अफवाह पर या ध्यान मत देवे। सोशल मीडिया पर अगर अलवर से अगर कोई अफवाह होती है तो उसको वेरीफाई करिए। किसी को ऐसे ही विश्वास मत करिए। दूसरा, अगर कोई भी सूचना हो तो पुलिस तक जरूर पहुंचा दिए। और अलवर पुलिस जो है वो कमिटेड है और वो थ्रू आउट द नाइट जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और गश्त और अलर्ट है। सब जो संदिग्ध लोग हैं उनकी किस तरह से निगरानी की जा रही है? देखिए, नॉर्मली गश्त में और पेट्रोल में वही होता है कि आप जो हो देर रात गश्त करते हो और कहीं भी आपको लगे कोई डाउटफुल चीज़ तो उसको पूछते हो, और कोई व्यक्ति होगा तो उसकी जो जानकारी है या उसका आईडी है इसके बारे में पूछा जाता है, या कोई एक्टिविटी कहीं चल रही है तो उसका पर्पस क्या है, इस तरह से पूछा जाता है। तो कोई भी संदिग्ध व्हीकल हो, व्यक्ति हो या कोई भी एक्टिविटी हो, उसके बारे में जो है वो गश्त करते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए जो अफसर है वो पूछ सकते हैं और पता कर सकते हैं। उधर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने सोमवार को अलवर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एडिशनल एसपी शरण कामले, रेलवे पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्टेशन परिसर में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की चेकिंग का अभियान भी चलाया गया। पुलिस से लगेज और वाहनों की तलाशी ली एवं यात्रियों से बातचीत कर उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी। गौरतलब है कि सोमवार की शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस फिदायीन हमले को अंजाम देने में पुलवामा के डॉक्टर उमर का नाम सामने आ रहा है। करीब 14 साल बाद दिल्ली बम धमाकों से दहल उठी। इससे पहले 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट के बाद धमाका हुआ था और तब विस्फोटक ब्रीफ केस में रखा गया था। इस धमाके में कई लोग घायल हुए थे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था। वहीं सोमवार शाम के ब्लास्ट ने 9 लोगों की जान ले ली। अलवर की शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने 85 लाख की ठगी करने वाला छात्र गिरफ्तार किया है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि पीड़ित ने इसे लेकर रिपोर्ट करवाई थी। इसमें बताया गया कि आरोपी ने उसके बेटे को नीट परीक्षा में पास करवाने और जयपुर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का झांसा दिया। साथ ही 85 लाख रुपए ऐंठ लिए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि ठगी करने वाला शातिर खुद के अलग अलग नाम बताता था और झांसा देकर लोगों से बड़ी रकम वसूलता था। पुलिस ने वाराणसी से आरोपी विवेक कुमार को पकड़ा है। उसके पास से एक लैपटॉप और नकली आधार कार्ड मिला है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि ठगी में और कौन कौन लोग शामिल थे और कितने लोगों से पैसे लिए गए। इस कार्रवाई में थानाधिकारी विनोद सामरिया, हेड कांस्टेबल रामनिवास, कांस्टेबल अब्बास खान, रिंकू एवं लोकेश कुमार साइक्लोन सेल की
भूमिका सराहनीय रही। 2019 में शिवाजी पार्क थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एफआईआर नंबर 319/2021। इस एफआईआर के अंतर्गत एक शख्स जिसको शिवाजी पार्क थाना में गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम विवेक कुमार है। वो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। विवेक कुमार उर्फ विनीत जोशी उर्फ राहुल राज उर्फ राहुल गुप्ता, पुत्र विनोद कुमार उर्फ शंकर जोशी उर्फ दिलीप श्रीवास्तव। ये निवासी नया बाजार, महाराजगंज पुलिस थाना महाराजगंज, जिला सिवान, यहाँ का रहने वाला है। और ये लोगों को गलत नाम बताकर, फर्जी नाम बताकर लोगों को नीट परीक्षा में सफल करवाने और उनको अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के बहाने जो है वो लोगों से पैसे लेता था। तो ये जो परिवादी है उनसे लगभग इसने 85 लाख रुपए लिए थे नीट परीक्षा में सफल करवाने और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के इसमें। और उसके बाद जो है इसके पीछे जो पुलिस लगातार लगी रही थी और शिवाजी पार्क थाना में उसको अभी गिरफ्तार कर लिया है। उसने जितनी भी राशि ली है उसका बैंक अकाउंट पर स्टेटमेंट जो है वो भी देखा जा रहा है। उसके खाते में कुछ पैसे पड़े हैं, उसको भी फ्रीज करवाया गया है। और उसके जो आगे की जो अनुसंधान है वो जो है वो शिवाजी पार्क थानाधिकारी के नेतृत्व में उसका अनुसंधान चल रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अलवर में नगर निगम और यूआईटी द्वारा भव्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद वीरांगनाओं का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत माता के प्रति समर्पण और त्याग की भावना का प्रतीक है। उन्होंने सभी से अपील की है कि वंदे मातरम की भावना को जीवन में उतार लेंगे और देश निर्माण में अपना योगदान दें। उधर हरी झंडी दिखाकर सफाई मशीनों और अग्निशमन वाहनों को रवाना किया गया। वहीं स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लाल डिग्गी तालाब परिसर में श्रमदान भी किया गया। ये संपूर्ण देश वंदे मातरम जो गीत है उसकी 150वीं जयंती को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रही है। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत की रचना करी थी और सबसे पहले बंग दर्शन किताब में इसका प्रकाशन हुआ था। और 1950 में संविधान सभा में इसको वंदे राष्ट्र गीत के रूप में मान्यता प्राप्त की थी और अपने संविधान सभा में इसको मान्यता देकर के एक राष्ट्र गीत के रूप में इसको अपनी एक पहचान दी थी। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि वंदे मातरम जहां हमारे देश का स्वाभिमान है, देश की पहचान है, देश की अस्मिता का प्रतीक है, देश की ताकत है और जन जन का गान, जन जन का गीत है, उसको लेकर के संपूर्ण देश इस वंदे मातरम की जो 150वीं जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रही है। आज अलवर में नगर निगम और नगर विकास न्यास के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे स्वच्छता प्रहरी आज और जो हमारे संसाधन है, ऑटो टोपर है, हमारी ऑटोमेटिक स्वीपर मशीन्स है, एंटी स्मोक गन है, इसका प्रदर्शित करते हुए एक स्थान को चिन्हित करके आज उसको सफाई करके इस राष्ट्र गीत में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इसके लिए मैं हमारी दोनों संस्थाएं, विशेष रूप से नगर विकास न्यास और नगर निगम के हमारे अधिकारियों को बहुत सारी बधाई और विशेष रूप से स्वच्छता प्रहरियों को बधाई देते हुए इस मंगल कामना के साथ पूरे संपूर्ण देश का ये गीत आने वाले समय में राष्ट्र भावना के साथ ओतप्रोत होगा। उधर यूआईटी के भूमि अवाप्ति अधिकारी जितेंद्र नरूका ने भी आयोजन की जानकारी प्रदान की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर से 15 नवंबर तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में यूडीएच और डीएलबी यानी स्वायत्त शासन विभाग और नगरीय विकास विभाग के तत्वावधान में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम कंपनी बाग में स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, साथ ही जो शहीद वीरांगना हैं उनका सम्मान किया गया। इसके बाद में नगर निगम और यूआईटी की ओर से एक वाहन रैली निकाली गई है, जिसमें स्वच्छता से संबंधित ऑटो टिपर्स, अग्निशमन वाहन, एंटी स्मोक गन और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन है, उनकी एक रैली कंपनी बाग से लेकर अशोक सर्किल और लाल डिग्गी तक यहाँ आई है। लाल डिग्गी में यहाँ श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो ये हमारी प्राचीन जो जलाशय है इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहाँ पे रंग पेंट आदि भी करवाया गया। आने वाले दिनों में मत्स्योत्सव पर यहाँ पर एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। और वहीं वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में अलवर के सीएमएचओ कार्यालयों में भी वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन हुआ। इसके जरिए देशभक्ति और एकता का संदेश दिया गया।
सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में इस गीत ने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में जोश और आत्मबल जगाया था। उधर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत माता के जयकारे भी लगाए। गौरतलब है कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। यह गीत 1882 में प्रकाशित उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल है। वंदे मातरम जो गीत है, यह सिर्फ एक गीत नहीं है, देखा जाए तो हिंदुस्तान की आत्मा है। यह गीत 1875 में लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। उस समय ये एक आंदोलन का रूप बन गया और इसी के गीत की जो भावनाएं हैं इतनी अच्छी हैं कि यह अंग्रेजों को छोड़ करके देश जाना पड़ा। तो अभी 7 नवंबर से लेकर के इसका विशेष अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो विभिन्न जो सभी सरकारी संस्थान हैं और जिला स्तरीय प्रोग्राम भी हमारा स्टेडियम में 7 तारीख को हुआ था। और अभी विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम 15 तक चलेंगे, जिसमें आज हमने सुबह कार्यालय में यहाँ पर आकर के और ब्लॉक स्तर पे हमारी जितनी भी PHC CSC हैं सभी पे वंदे मातरम गीत का गायन किया है। और हम अब सभी उसके जो फोटोज वीडियोज हैं उसको अपलोड करने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से एक देशभक्ति की भावना को और एक अंदर राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अलवर के ग्राम चरखाना में खेत में बकरी चले जाने के विवाद को लेकर मंगलवार को 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में एक पक्ष की 2 महिलाओं सहित कुछ 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार चरखाना निवासी सरपू की पालतू बकरी पड़ोसी के खेत में चरने के लिए चली गई थी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते गाली गलौज के बाद मामला हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी डंडों और फरसियों से हमला बोल दिया। हमले में सरपू, शहनाज, जमालू, जुबेदा, इरशाद और हारून गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। वहीं झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दोनों पक्षों ने सदर थाना पुलिस में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ओ बकरी को बच्चा चलो गो बालू छोड़ो गयो अख में मोड़ लाओ यार। जब उनने गाली दिया, गुप्तार दिया, गाली भी दे के दिखावे खड़ा हो रहे हैं। हाँ, और फिर जब वह छोरा घेर के खड़ा होगा, मैं उन्हें बचान लू गई। मकतम अपना आ जाओ घर में मेरे जाते ही वह इकबाल ने पहले तो लाठी दे रही और फिर या मैं वो दिए ईंट आई ऊपर सूर इकबाल ने लाठी दिए मेरे और वो मुश्ताक ने। मैं नुई गई बचान लोग आ जाओ, तम हमारे पे लड़ने आदमी ना है, कोई भी ना है हमारे से बाड़ा का। तो हमने सारा परिवार गुथगो छज्जू, इकबाल, कल्लू और बनिया छोर मुश्ताक सार बैर बनी ने आदमी सब ने लौट चलाया। क्या क्या हथियार थे उन पे चाटिया, फरसी, सब कुछ उन पे तो लाठी, डंडा, ईंट। तुम्हारे किस किस के लगी है? हमारे इरशाद के लगी है, शहनाज के लगी है, जमालू के लगी है, सपात के लगी है, आसिफ के लगी है, सरपू के लगी है। कितने लोग थे वो? वे तो कोई 20-25। अलवर के बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मंच ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कर्मचारी नेता कालीचरण जोशी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 9 अक्टूबर को आदेश दिए गए थे। इसमें निगमों, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करने के निर्देश हैं। आदेश वापसी की मांग पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया है। इसी के तहत 18 नवंबर को सभी कर्मचारी जयपुर में धरना देंगे। 9 अक्टूबर को राज्य सरकार द्वारा एक आदेश निकाले गए हैं कि निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनके कर्मचारियों की पेंशन यदि बोर्ड निगम नहीं देना चाहे तो बंद कर सकता है। जो भी घाटे में चल रहा हो तो घाटे में तो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट को आप डाल सकते हो अपनी राज्य सरकार की नीतियों से। तो हम उसी का विरोध कर रहे हैं, आज काली पट्टी बांधकर कर रहे हैं और 18 तारीख को जयपुर में जाकर के विरोध प्रकट करेंगे, वहां धरना देंगे। करीब 5000 आदमी ओपीएस के खिलाफ जारी रखनी चाहिए, ओपीएस बंद नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है करीब 21 संस्थानें हैं, क्योंकि 26 अक्टूबर को एटक के ML यादव साहब ने तारक भवन में जो एक मीटिंग ली थी उसमें 21 बोर्ड, निगम, स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी आए थे और उन्होंने सबने ये तय किया है कि राज्य सरकार का पूर्ण विरोध किया जाएगा, ये आदेशों को लागू नहीं होने देंगे। कर्मचारी किस तौर पे जोर से यहाँ पर रोडवेज के
कार्यरत और सेवारत कर्मचारी अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अलवर जेल का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण अध्यक्ष एवं जिला और सेशन न्यायाधीश आनंद भंडारी के निर्देश पर सचिव मोहनलाल सोनी के नेतृत्व में पैनल एडवोकेट एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की टीम ने किया। इस दौरान बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता के तहत नालसा द्वारा प्रदान सेवाओं की उपलब्धताओं को देखा गया। साथ ही कारागृह में साफ सफाई, भोजन संबंधी व्यवस्थाओं आदि को लेकर समीक्षा की गई। टीम ने कारागृह में मौजूद कैजुअल ऑफेंडर्स से भी संवाद किया। वहीं कारागृह के डिटेंशन सेंटर में विदेशी एवं महिला बंदियों की समस्याएं भी सुनी गई। निरीक्षण के समय मौके पर कुल 1178 बंदी उपस्थित पाए गए। कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर प्याज के गिरते दामों पर चिंता जताई है। साथ ही किसानों को एमएसपी और मुआवजे की मांग उठाई गई है। मंगलवार को दिए गए ज्ञापन के अनुसार प्याज के गिरते दामों के कारण किसान अपनी फसल खेतों में नष्ट करने को मजबूर हैं। साथ ही वे कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। वहीं प्याज सहित सभी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, जिस तरीके से अलवर जिले का किसान परेशान है, अभी परसों हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस जन प्याज मंडी में गए थे। वहां हमने प्याज की हालात देखी, किसानों की हालात देखी। किसान रुआंसू था, किसान की आंखों में आंसू थे। कल मैं मुंडावर गया तो मैंने वहां देखा, रास्ते में जिंदौली के आसपास किसान ट्रैक्टर से अपने खेत की खड़ी हुई प्याज की फसल को बवा रहा था, जोत रहा था, उसको प्याज को नष्ट कर रहा था। मैंने गाड़ी रोक के पूछा, इन भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उनका कहना था कि साहब हमारी जो लागत है वो भी नहीं मिल रही। अगर हम इसको कट्टे में भर के मंडी तक ले जाए तो हमें उस साधन का भाड़ा तक वसूल नहीं हो रहा। हमने इतने पैसे प्याज को बोआने में खर्च किए, सोचा प्याज की फसल होगी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने चुनाव के वक्त मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम किसान की प्याज, सरसों, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, ज्वार, मक्का सारी फसलों की एमएसपी लागू करेंगे और किसानों को फसलों का अच्छा मुआवजा देंगे। सरकार अच्छी रेट पर उनकी फसल खरीदेगी। फसल खरीदना तो दूर, उन्होंने एमएसपी के बारे में अब राजस्थान सरकार बात ही नहीं कर रही है। किसान कर्जे में डूब चुका है। जो सरकार ये कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, आज किसान घाटे में है। और एक दो किसानों ने तो अलवर जिले में भी घाटा खा करके और आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मैनिफेस्टो में किसान से वादा किया था कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, आपकी फसलों का अच्छा दाम देंगे, आप एमएसपी लागू करें। किसान की आय बढ़ाने के लिए उसकी एक निश्चित दर पर सभी फसलों की खरीद तय करें, अपने स्तर पर खरीद कराएं ताकि किसान को फसलों में होने वाले घाटे से बचाया जा सके। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर किसानों के साथ वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए उसके घोषणा पत्र की याद दिलाई है। जूली ने कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र में मूंगफली, मूंग और उड़द समेत कई दलहन और तिलहन की एमएसपी पर खरीद का कोटा दोगुना करने की बात कही थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। विशेष रूप से बीकानेर और जोधपुर संभाग में इन फसलों की अधिक से अधिक खेती की जाती है। उन्होंने भाजपाइयों पर बार बार झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। जूली ने अलवर के प्याज उत्पादक किसानों के आर्थिक संकट का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने मांग की है कि प्याज उत्पादक किसानों को भावांतर सहायता दी जाए, साथ ही निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। नमस्कार, मैं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। आज फिर एक भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आया हूं। चुनाव के समय में इन लोगों ने इनका जो चुनाव घोषणा पत्र है उसके पेज नंबर 20 पे ये कहा था कि हम प्रदेश में चना, मूंग और उड़द जैसी दालों को एमएसपी पर खरीदेंगे और लक्ष्य को भी दुगना करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर इसकी खरीद ना के बराबर की जा रही है। लक्ष्य दुगना करने की बात करने वाले अब छुप गए हैं, एमएसपी पे खरीद हो नहीं रही है। और विशेष रूप से मैं बात करूं बीकानेर और जोधपुर संभाग की, जहां इन फसलों की अधिक से अधिक खेती की जाती है, वहां किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
और लगातार ये 2 साल का समय इन लोगों का बीत चुका है और 2 साल के समय में हमेशा ये हालात पैदा हुए हैं कि इन लोगों ने न मूंगफली को खरीदा है न इस प्रकार की इन फसलों को खरीदा है। तो क्या ये जो झूठ का सौदा करते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं और विशेष रूप से बजट के अंदर भी इन लोगों ने कहा था कि हम इसकी एमएसपी पे खरीद करेंगे, लेकिन आज ये लोग गायब हो गए हैं। जो किसान है उसको टोकन नहीं मिलता है, लेकिन कुछ व्यापारियों से मिलीभगत करके इनके अधिकारी उनको टोकन जारी कर देते हैं। यानी कि सरकार ने कह दिया है कर्मचारियों को कि आपको किसानों के साथ नहीं देना है, आपको व्यापारियों का साथ देना है, आप व्यापारियों की मदद करो, किसानों को ऐसे ही मरने दो। ये हालत इस सरकार ने कर दी है। तो मैं फिर अंत में यही पूछना चाहूंगा इस भाजपा सरकार से, पर्ची सरकार से, कि आप लोगों ने जो वादा किया था समर्थन मूल्य पे खरीद का और लक्ष्य दोगुना करने का, तो इसके ऑर्डर जारी करने का आपका इरादा है, नहीं है, या इस पे कोई कानून बनाने का इरादा है या नहीं है, या इसी प्रकार से जनता को और किसानों को ठगने का काम आप लोग करेंगे? यही कहता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर महिलाओं की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर संकल्प भारत अभियान से जोड़ने पर चिंतन हुआ। वहीं महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम मिश्रा अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिक से अधिक योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। शुभ रोजगार के जरिए जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तो देश अपने आप आत्मनिर्भर बनेगा। उधर कार्यक्रम संयोजक सुमन चौधरी ने बताया कि भाजपा दक्षिण की महिलाओं की कार्यशाला आयोजित की गई है। वहीं महिलाओं को रोजगार के साधन अपनाने चाहिए। इसके लिए स्थानीय उत्पादों को निर्मित कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। आज आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आत्म भारत संकल्प अभियान जिसकी आज बैठक हुई है, प्रदेश से हमारी मुख्य वक्ता बड़ी बहन अंजुम मिश्रा जी आई हैं और हम जल्दी से जल्दी इसको विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर ही नहीं बूथ स्तर तक हम ले जाने की इसको पूरी कोशिश करेंगे। और बहनें आगे से आगे बढ़कर हमारे साथ चल रही हैं, काम कर रही हैं और जल्दी से जल्दी इसको बूथ स्तर तक ले जाके हम संपन्न करेंगे। माननीय मोदी जी का जो विजन है उसमें महिलाओं का पूरा साथ है और महिलाएं अच्छे से काम कर रही हैं। मैडम, इसमें टीम भी लगाई जाएगी प्रत्येक विधानसभा में? हाँ, हमारी महिलाएं ऐसे नहीं है कि आज अलवर में ही महिला हैं कि और दूसरी जगह महिला नहीं है। हर विधानसभा पे, हर बूथ स्तर पे हमारी महिला बहनें हैं जो कार्यकर्ता हैं, वो काम कर रही हैं और हर बूथ स्तर पे काम कर रही हैं। आज कितनी महिलाएं शामिल हुई, कहाँ से शामिल? पूरा जिले का महिला मोर्चा का सम्मेलन था, पूरी जिले से महिला बहनें आई हैं और कम से कम नहीं है तो 400 से 500 की संख्या में बहनें थी हमारी। महिलाओं को क्या संदेश दिया आपने? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया कि जैसे मोदी जी का विजन है कि भाई आप स्वदेशी बनो और स्वदेशी अपनाओ, कि घर में से ही बैठ के आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि अचार हो गया, पापड़ हो गया या कोई भी बिजनेस हो जो महिलाएं घर बैठे बैठे कर सकती हैं। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और उनसे उनको अच्छी इनकम मिल सकती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मैडम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। जी मैडम, आज जयपुर से पधारी है, अभियान है महिलाओं का आत्मनिर्भर संकल्प अभियान है जी। आपने यहाँ पे संबोधित क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक आत्मनिर्भर व विकसित भारत का जो स्वप्न देखा है और जो एक अवधारणा तय की है कि भारत एक विकसित देशों की श्रेणी में आके खड़ा हो जाएगा 2047 तक, वो तभी संभव है जब भारत आत्मनिर्भर होगा। विकास की गति को तेज करने के लिए अपने पैरों पर देश का खड़ा होना नितांत आवश्यक है। हम दूसरे देशों की निर्भरता के आधार पर विकास का सपना नहीं देख सकते और उसी सपने को साकार करने के लिए मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया और इस अभियान के तहत हमारे पूरे राजस्थान में हर जिले में और विधानसभा स्तर पर भी युवा मोर्चा और महिला मोर्चाओं के सम्मेलन हो रहे हैं, क्योंकि युवा और महिला समाज की ऐसी दो धुरी हैं जिनकी पैठ हर जगह तक है। महिलाएं जन जागृति का कार्य बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हैं और आत्मनिर्भर के लिए हमारा पहला मूल मंत्र है वोकल फॉर लोकल। स्वदेशी को जब हम बढ़ावा देंगे, हमारा रोजगार बढ़ेगा, हमारे लोगों की आमदनी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था में इजाफा होगा।
अभी आपने पिछले दिनों एक खबर पढ़ी होगी, हमारे देश के जो केंद्र सरकार है पिछले महीने 800 करोड़ रुपए की रद्दी बेची है। 800 करोड़ रुपए की रद्दी, जो कभी पहले हमने सोचा नहीं था और हमेशा से रद्दी होती रही होगी, पिछले 3 सालों से लगातार बेच रहे हैं। और चंद्रयान 3 की जो लागत का खर्चा आया है ना, उससे कहीं ज्यादा हमने रद्दी बेच ली। तो ये हमारे अंदर संभावनाएं हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं इनकम। तो उस चीज को, उस स्वप्न को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको धरातल पर लाने का कार्य भाजपा का कार्यकर्ता कर रहा है। आपने अभी देखा, यहाँ पर बैठक हुई है, प्रत्येक जिले में हो रही है। कल मैंने अलवर उत्तर में भी बैठक ली, वहां भी बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित थी। और आज यहाँ भी मातृशक्ति जो कार्य हाथ में लेती है उसको निश्चित रूप से पूरा करती है। और हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि जो हमारी खरीदारी हो स्वदेशी आधार पर हो, हमारे देश में ही प्लांट लगे, हमारे देश में विकास हो, उद्योग धंधे देश में ही स्थापित हो, ताकि हमें किसी भी देश का मुंह नहीं देखना पड़े। जैसा कोरोना महामारी के समय हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, पीपीई की किट नहीं थे, उस समय 20 लाख हजार करोड़ की प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई को अनुदान दिया, सहायता दी, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। उधर कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान, नगर निगम के पूर्व महापौर घनश्याम गुर्जर सहित अन्य पदाधिकारी भी अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को कामयाब करने की अपील की। प्रबोधक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अनेक मांग उठाई है। प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक के अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रबोधक कैडर के पुनर्गठन की बजट घोषणा की थी, इसे जल्द अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने वंचित 5392 प्रबोधकों को भी पदोन्नत करने की सराहनीय घोषणा की थी। ज्ञापन में इस पर भी अमल का आग्रह किया गया है। वहीं द्वितीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष कार्य निर्धारण सहित कई अन्य मांगे भी उठाई गई हैं। प्रबोधक संघ राजस्थान भामस के बैनर से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है और जिसमें हमने मांग की है कि हमारे जो 10,392 प्रबोधक साथी हैं जो बीएड और बीपीएड योग्यताधारी हैं, उनका प्रमोशन का जो इशू है, माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के साथ जो हमारी वार्ता हुई थी बजट पूर्व, उसमें ये सारा विषय हमने उनके सामने रखा था। चीफ सेक्रेटरी सर भी वहीं मौजूद थे और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल रखते हुए और बजट घोषणा में वरिष्ठ प्रबोधक, जो हमारा प्रबोधक कैडर है उसमें वरिष्ठ प्रबोधक को पुनर्गठन की बात जो कही थी। तो हमारा सरकार से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, कि 31 जुलाई की जो डेडलाइन थी इस काम को करने की, 31 जुलाई के बाद अभी नवंबर चल रहा है, तो सरकार से निवेदन है कि अतिशीघ्र वरिष्ठ प्रबोधक पद पे सभी को पदोन्नत करते हुए और उन्हें मिडिल स्कूल हेडमास्टर अथवा सेकेंडरी सेटअप में विषय अध्यापक के रूप में हमें पदस्थापित किया जाए। काफ़ी लंबा अरसा हो गया सरकार की घोषणा हुए भी। माननीय दिलावर जी ने भी 5000 पदों को पदोन्नत करने की घोषणा की थी और उससे पहले भी 5000 पद ऐसे थे जिनको केवल पदोन्नत कागजों में दिखाया लेकिन वास्तव में पदोन्नति नहीं हुई थी। तो सरकार से हमारा बार बार यही निवेदन है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी 4-5 बार मुलाकात हो चुकी है और उनसे भी हमने बार बार आग्रह किया है कि प्रबोधक को वरिष्ठ प्रबोधक पद पर पदोन्नत करते हुए और सेकेंडरी सेटअप में विषय अध्यापक के रूप में लगाया जाए अथवा मिडिल स्कूल हेडमास्टर के रूप में लगाया जाए। तो ये ज्ञापन हमने रिसेंटली जो है सरकार को भेजा है। उम्मीद कर रहे हैं कि शीघ्र ही हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। वन विभाग की ओर से मंगलवार को 7वां आधारभूत शैक्षणिक भ्रमण अलवर के पुलिस अन्वेषण भवन से रवाना किया गया। डीएफओ राजीव लोचन पाठक ने बताया कि इस शैक्षणिक भ्रमण में कुल 18 वनपाल शामिल हैं। ये सभी वनपाल 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जिसमें 5 महीने इंडोर और 1 महीने आउटडोर प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीएफओ पाठक ने बताया कि इस भ्रमण के दौरान प्रतिभागी 10 दिन राजस्थान के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों और नर्सरियों का भ्रमण करेंगे, जबकि वे शेष 8 दिन देहरादून में अध्ययन करेंगे। इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रबंधन, पौधों की नर्सरी संचालन, वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की तकनीकी जानकारी दी जाएगी। ये 6.5 महीने का 7वां फॉरेस्टर्स का फाउंडेशन कोर्स है जो ट्रेनिंग सेंटर अलवर में स्टार्ट हुआ है। इसकी शुरुआत 1 महीने का इनका फील्ड एक्सकर्शन और उसके बाद में 5.5 महीने की इनकी ट्रेनिंग इंडोर ट्रेनिंग क्लास होगी। फील्ड टूर में इनका शुरुआत राजस्थान के विभिन्न जिलों में जो शैक्षणिक भ्रमण है वो करवाया जाएगा। वहाँ पे किस तरह की
गतिविधियाँ होती है अलग अलग ज़िलों में, वो इनको सिखाई जाएगी। किस तरह की परेशानियाँ वहाँ पे आती हैं और किस तरह का वहाँ स्टाफ उन सब चीज़ों से डील करता है, वो इनको सिखाया जाएगा। उसके बाद में इनका एक 10 दिन का नर्सरी अटैचमेंट होगा, जिसमें 5 दिन इनको उद्यान विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग दी जाएगी और 5 दिन जो है वो हमारे विभिन्न नर्सरियों में ग्रुप बनाकर इनको अटैच करके और सारी गतिविधियां इनको सिखाई जाएगी। उसके बाद में 10 दिन का इनका वाइल्ड लाइफ का अटैचमेंट होगा, जो रणथंभौर के अलग अलग नाका चौकियों को इनको स्टेशन करके और इनको सब कुछ वहाँ की डे टू डे गतिविधियाँ इनको सिखाई जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पे अलवर प्रशिक्षण केंद्र में इन लोगों की इंडोर क्लासेस होंगी और लास्ट में इनका फिजिकल ट्रेनिंग और आर्म्स ट्रेनिंग, ये सभी चीज़ें होंगी। उसके बाद में वन रक्षक है, वनपाल है, ये वनपाल है, फॉरेस्टर्स। इनका जो भर्ती होने से पहले प्रशिक्षण जो स्टार्टिंग होता है वो है भर्ती होने के बाद में इनका भर्ती होने के बाद में इनका प्रशिक्षण। अलवर शहर की ऐतिहासिक लाल डिग्गी असामाजिक तत्वों के जमावड़े का केंद्र बनती जा रही है। मंगलवार को नागरिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में ओम प्रकाश सैनी सहित कई नागरिक शामिल थे। उन्होंने बताया कि लाल डिग्गी परिसर में शाम के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। उन्होंने स्थायी रूप से एक होमगार्ड या सुरक्षा कर्मी की तैनाती पर जोर दिया, साथ ही शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उधर नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने संबंधित विभागों से समन्वय कर इस समस्या के स्थायी समाधान का भरोसा दिलाया। मोहल्ला लाल डिग्गी अलवर का निवासी हूं और हमारे यहाँ के निवासी जो आसपास के हैं वार्ड नंबर 25 और 28 के लोग बड़े परेशान रहते हैं। शाम को यहाँ तालाब के ऊपर, यहाँ तिबारों में और इस जगह सार्वजनिक जगह असामाजिक तत्व वगैरह आते हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस का या होमगार्ड का या क्या नाम से UIT का कोई गार्ड लगना चाहिए शाम को 4 बजे से 10 बजे तक। और ये पार्क जो डेवलप किया हुआ है आगे की साइड में, जो भी हमारे मोहल्ले वासियों की मेहनत से किया हुआ है, इसमें कोई वाटरिंग की योजना नहीं है सरकार की तरफ से। हमारा निवेदन ये है कि इसमें वाटरिंग का कार्य कराया जावे और इसकी सुरक्षा की जावे। और क्या नाम है जिम वगैरह है उसको भी लोग रात में असामाजिक तत्व तोड़ते हैं, खराब करते हैं, उसकी सुरक्षा भी हो सके, इसलिए महत्वपूर्ण तो चौकीदार तो अवश्य लगना ही चाहिए। और वैसे ये ऐतिहासिक स्थल है जो क्या नाम से अलवर जिले क्या राजस्थान में ही पहला है लाल डिग्गी तालाब। इसको पूर्व में सिलीसेट बांध से भरा जाता था और वार्षिक इसमें फंक्शन बहुत अच्छे होते थे। नगर परिषद, UIT, जिला प्रशासन बहुत अच्छा तैराकी प्रतियोगिता करवाता था, लेकिन अभी पिछले 30-35 साल से इसमें वाटरिंग नहीं हो, पानी नहीं आ पा रहा है। अलवर बस स्टैंड के समीप मोहना बाबा की प्याऊ पर भगवान दास सेवा समिति ने अन्नकूट का वितरण किया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। मोहना बाबा मंदिर के सेवादार पुजारी भगवान दास ने बताया कि यह सुबह पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बाबा की समाधि और मंदिर में भोग लगाकर प्रसाद वितरण हुआ। बाबा मोहनदास के आज अन्नकूट का मतलब जो प्रसाद बांटा गया और बहुत धूमधाम से मतलब बाबा की समाधि पर प्रसाद और मौली माता के प्रसाद चढ़ा। सुबह पूजा करके और सुबह 8 बजे भोजन मतलब जो है प्रसादी चढ़ा दी। प्रसाद में मूंग चावल और क्या से जो है बाजरा बनाकर कड़ी बना करके और भोग लगाया। प्रसाद अभी इस टाइम वितरण किया जा रहा है। अलवर में अन्नकूट समारोह का आयोजन जारी है। इसी क्रम में हजूरी गेट बुर्जा हाउस के पास स्थित ब्रजनंदन जी महाराज मंदिर में धूमधाम से अन्नकूट किया गया। इस मौके पर भगवान की प्रतिमाओं का फूलों से श्रृंगार हुआ। वहीं भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण करवाया गया। मंदिर वन श्याम शर्मा और पवन शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। नमस्कार, मैं मंदिर महंत ब्रजनंदन जी महाराज बुर्जा हाउस महल चौक अलवर। आज हमारे मंदिर में अन्नकूट महोत्सव हुआ, जिसमें हमने 9 कन्याओं को जिमा के उसका शुभारंभ किया और भगवान की सेवा पूजा करके अन्नकूट महोत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही हमने भगवान की झांकी के साथ और फूल वर्षा के साथ भगवान के प्रोग्राम के उत्साह बढ़ाया। लोगों ने भी प्रोग्राम का उत्साह बढ़ाया।
और इसी के साथ आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों में हुआ। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के निकटवर्ती गांव निठारी में प्रतिमा अनावरण समारोह संपन्न हुआ। यहाँ शिव परिवार की मूर्तियों सहित 84 जाट महासभा से जुड़े बेगराज चौधरी के पिता स्वर्गीय रतन लाल जाट लंबरदार की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी मुख्य अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने की। साथ ही विशेष अतिथि पूर्व विधायक जयराम जाटव रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बेगराज चौधरी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री सहित सभी अतिथियों का भव्य स्वागत हुआ। वहीं कार्यक्रम के बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। अलवर जिले के अलावा खैरतल, तिजारा एवं डीग भरतपुर में भी यहाँ लोग पहुंचे। सभी का सम्मान करते हुए आभार व्यक्त किया गया है। मैं अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री रतन लाल चौधरी साहब लंबरदार जी का प्रतिमा का अनावरण आज करवाया है और उनके साथ में शिव परिवार की स्थापना भी करवाई है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी जी मेरे यहाँ पधारे और उनके कर कमलों द्वारा आज मूर्ति का अनावरण और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का न उनके हाथों द्वारा हुआ। उसके लिए मैं सबका, जो भी जितने भी अतिथि आए हैं, उनका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाज के हजारों लोग उपस्थित रहे, पूर्व विधायक भी पधारे, समाज का प्रदन समर्थन मिला, क्या कहना चाहिए? समाज का और सभी जातियों का जितना भी जो जनप्रतिनिधि, वो समाज के जो भी प्रबुद्ध जन, वो सब वर्ग प्रतिष्ठित लोग जो मेरे यहाँ पधारे, मुझे आशीर्वाद देना आए, मैं सबका हृदय से आभारी हूँ। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा अलवर द्वारा 13वां इप्टा कला महोत्सव आयोजित हो रहा है। इसके दूसरे दिन सोमवार शाम लोक नृत्य की एकल और सामूहिक विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। अध्यक्ष कांति जैन ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने आयोजन की जानकारी दी। IMA हॉल में हुए प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर सैकड़ों अभिभावक भी उपस्थित थे। निर्णायक मंडल में भावना शर्मा, आशा यादव और रिया मिश्रा शामिल थीं। उधर जगदीश शर्मा ने भी अपने विचार रखे। अंत में इप्टा अलवर के उपाध्यक्ष संदीप शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के निकट गोंदपुर गांव की मुख्य सड़क टूटी होने के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसके अलावा इस रोड पर भारी वाहन भी चलते हैं। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाने वाले वाहनों का तांता लगा रहता है। उधर इस सड़क पर दूषित पानी भरने की भी समस्या है, जबकि यहाँ स्थित स्कूलों में सैकड़ों बच्चों की आवाजाही बनी रहती है। साथ ही मत्स्य यूनिवर्सिटी, मालाखेड़ा और राजगढ़ के लिए भी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। उधर इस सड़क पर दूषित पानी भरा रहता है। यहाँ गंदा पानी घरों में घुस जाता है। इसके बावजूद अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। परेशान होते हैं, इसको कोई सही करवाते नहीं है। 2 साल होगी सर। बच्चों को परेशानी होती है? यस सर, बच्चे निकले नहीं जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं सब। यहाँ इतना जाम लगता है, कोई सही करवाते नहीं। कब से खराब है? काफी साल हो गए सर। इसमें कितने बच्चे डेली जाते हैं यहाँ से स्कूल में? यहाँ से अनगिनती है सर। ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। इसको सर लोग परेशान हो रहे हैं। सब परेशान। कब से खराब है ये? काफी दिन से परेशान है। काफी दिन से परेशान है। तो बच्चे आपके साथ काफी हैं, तो ये निकलने में परेशानी होती है बच्चों को? निकलने को ये सब निकला ही नहीं जाता है, पानी इतना भरा रहता है। कब से खराब है? अरे यहाँ तो साल भर से होगी भाई। कहाँ से कहाँ तक खराब है? अब ये वहीं से ही खराब है। स्कूल के घुमाव से जाम भी लग जाता है क्या? जाम तो जबरदस्त लगता है। दिन में 4-4 बार जाम लगता है कम से कम। तो महिला बच्चे सभी परेशान है? सब परेशान है। प्रशासन को ठीक नहीं करवा रहे? प्रशासन कुछ करवाया नहीं अभी तक। सड़क के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन को बार बार सूचित करने के बाद में आए दिन हादसे होते रहते हैं। पिछले साल भी 2 छोटे छोटे नन्हे बच्चों की मौत हुई है सरकारी स्कूल के पास में। सरकारी टीचर से हमने 10 बार कह लिए, वो से तो सरकारी टीचर डेली घर घर घूमते हैं कि बच्चों का एडमिशन कराओ, लेकिन बच्चे अपने सूखे पैर लेके क्लास में कैसे नहीं घुस सकते। इतना पानी में हो गया। अब ये 4 दिन से पानी सूखा है, नहीं तो ये बच्चे, छोटे बच्चे तो स्कूल जा ही नहीं सकते। कितना पानी भरता है? कितने फीट भर जाता है? करीब ज़्यादा भी नहीं तो 3-3, 4-4 फुट पानी। सरकारी स्कूल के मेन गेट पे 2 फुट पानी। निकलना मुश्किल हो रहा है? बिल्कुल
दुर्लभ हो रहा है। दुर्घटना भी होती है, आए दिन एक आध दुर्घटना आए दिन होती है। सर ये जो रास्ता है PWD से है, और इसमें क्या है, हमारी चारों स्कूल हैं, दो तो प्राइवेट स्कूल है, एक पब्लिक स्कूल है, एक ये है, एक गवर्नमेंट स्कूल है, सीनियर स्कूल। यहाँ पे इतनी परेशानी है कि चारों स्कूलों से रोड जाता है, माल खड़ा के लिए जाता है, तो आमजन को भी बहुत परेशानी। छोटे बच्चे हैं, उनका पूरा जूते चप्पल सब बैग वो गिर जाते हैं। बच्चे एक्सीडेंट भी 2-4 बार हो चुके हैं, 2-3 तो यहाँ पे मर भी चुके हैं, डेथ हो चुकी है छोटे बच्चे की। उसकी काफ़ी गड्ढे हैं और इस रोड पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बार बार शिकायत करने पर भी हम कलेक्टर साहब के पास भी अभी 5-7 दिन पहले रोज़ पूरा गांव गया था, और पंचायत के स्तर पे भी इस पर कार्रवाई हमने करवाई थी, पर बाकी कुछ नहीं है और बाकी रोड नहीं डल पा रहा है हमारा। तो ये कहाँ से कहाँ तक टूटा हुआ है? ये सर हमारे गोंदपुर के बीच में, ये अपने यहाँ से केरली रोड से तो यहाँ से चालू होकर के फिर खानपुर में जुड़ता है, वहाँ पे सीनियर स्कूल है, उससे आगे तक ये टूटा हुआ है सर। वन मंत्री संजय शर्मा के निवास पर मंगलवार को फास्ट फूड की ठेली लगाने वाले अनेक लोग पहुंचे। उन्होंने बताया कि वे 2012 से नेहरू गार्डन के पास फास्ट फूड की दुकानें लगाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद नेहरू गार्डन के पास चौराहे के समीप भी खड़ा नहीं होने दिया गया। इसके बाद वे बिजली घर चौराहे पर अपनी दुकान लगाने लगे, लेकिन सोमवार को UIT के कार्मिकों ने उन्हें यहाँ से भी हटने को कहा है। ऐसे में परिवार का पालन पोषण अब मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ठेली लगाने के लिए जगह निर्धारित करने का आग्रह किया। समस्या यही है सर, हम पहले नेहरू गार्डन पे लगाते थे, जैसे सन 2012 से तो मैं लगा रहा हूँ, और तब से फिर लगा रहे थे। फिर उन्होंने हमको शिफ्ट किया, हम RR कॉलेज वाले की तरफ साइड में आ गए, और फिर वहाँ से भी अब इन्होंने फिर हटवा दिया था। फिर हम इधर SMD आ गए। अब SMD में भी हमको लगाते हुए 2-3 साल हो गए। अब ये हमको यहाँ से भी हमको परेशान कर रहे हैं। जैसा कि कल UIT वाले आए थे, उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं लगेगी, तो ठीक है हम नहीं लगाएंगे। जब हमको ये तो बता दो कहाँ लगाएं, हमको एक जगह दे दो कि हम वहाँ लगा लें, तो हम वहाँ लगा लेंगे, और जब तक वो जगह अलाउट नहीं होती तब तक हमको यहाँ लगाने दो। तब आप किनसे मिलने आए हैं? अभी हम संजय शर्मा जी से मिलने आए थे। तो क्या आश्वासन मिला? इन्होंने तो यही कहा है कि अभी हम शाम तक देखो बात करते हैं, कुछ देखिए कब क्या होता है, पर हम वो तो मिले नहीं हमको। राजेश चोपड़ा जी, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? सर समस्या ये आ रही है कि हम नेहरू पार्क में पहले दुकान लगाते थे चाउमीन वगैरह की, हमको वहाँ से भी हटवा दिया गया। अब हम SMD चौराहे पे 3-4 साल से लगा रहे हैं, और ये प्रशासन हमको वहाँ पे भी बहुत परेशान कर रहा है, और हमारे बच्चों की रोटी की बहुत दिक्कत आ रही है हमारे को। अब क्या कह रहे हैं आप? हम गरीब आदमी हैं, हमारा रोज़ का यही काम है, यही ताज़ा कमाना ताज़ा खाना, कोई हमारा समाधान नहीं निकल रहा। आज हम संजय शर्मा जी से मिलने आए हैं, ये तो मिले नहीं, इनके PA मिले थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आज शाम तक कुछ ना कुछ आप काम करेंगे। तो कितने दिन से लगा रहे हैं आप? कब से लगा रहे हैं? SMD चौराहे पर हमको 3-4 साल हो गए साहब। इससे पहले कहाँ लगा? इससे पहले नेहरू पार्क पे थे, नेहरू पार्क पे 15-20 साल लगाई है। वहाँ पे आपके पास कौन आया था हटवाने? वहाँ पे UIT वाले ही आए थे। हाँ, उनकी गाड़ी थी। तो आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं हमारे को कोई या तो आप जगह बता दो कि इस जगह आप दुकान लगा लो, और हमको थोड़ी सी मोहलत दो हटाने की। एकदम आप कच्चा सामान घर से बना के लाते हैं और आप आके हटवा देते हो, हमारा बहुत नुकसान होता है। किस चीज़ की ठेली लगाते हो आप लोग? चाउमीन, बर्गर, पाव भाजी, फास्ट फूड लगा। कितने लोगों कितनी ठेली लगा? 10-12 ठेली रखती है साहब। तो सभी को हटा रहे हैं? सबको हटा दिया साहब। सीटू श्रमिक संगठन से जुड़ी इकाइयों का सम्मेलन 7 दिसंबर को विवेकानंद चौक के समीप पुरुषार्थी धर्मशाला में होगा। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे आरंभ होगा। इसमें लाल झंडा ई-रिक्शा मजदूर एकता यूनियन और बूरा पताशा मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें राजस्थान सीटू के प्रदेश महामंत्री VS राणा और भवन निर्माण श्रमिक यूनियन के महामंत्री हरेंद्र सिंह भी शिरकत करेंगे। जिला अध्यक्ष मोहन सिंह राघव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। सीटू के बैनर तले जो हमारे अलवर ज़िले में भवन निर्माण श्रमिक यूनियन थी, उसका तो हमने 3 अगस्त को ही जिला सम्मेलन कर दिया। उसमें पदाधिकारी भी चुने गए। राज्य से हमारे यहाँ सीटू के प्रदेश महामंत्री VS राणा भी आए थे, और अब हम अगले दिसंबर में 7 दिसंबर को अलवर बूरा पताशा जो निर्माताओं की यूनियन है, जो हमारी लेबर है, उनका सम्मेलन, और उसी दिन अलवर जिला ई-रिक्शा यूनियन
जो हमारे पूरे शहर में ई रिक्शा चलते हैं वो भी C2 के बैनर तले हैं। उनका हम अगले महीने 7 दिसंबर को एक सम्मेलन करेंगे। दोनों यूनियनों का हम अलग अलग उसमें पदाधिकारी चुने जाएंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे। खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले। खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। रिवाज रिसोर्ट, हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ा पे चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ा पे चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318।
खंडेलवाल नमकीन। हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं किशनगढ़ बास की, जहां कस्बे में सोमवार देर रात ईंटों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने खोखो में जा घुसा। इसके चलते ट्रक और खोखो में आग लग गई। बस स्टैंड के बाहर तोप सर्किल के पास यह हादसा रात करीब 11 बजे हुआ और टक्कर से हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों के शीशे तक हिल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। नियंत्रण खोने पर चालक ने ट्रक को सरकारी स्कूल की बाउंड्री से सटे लकड़ी के खोखो में टकरा दिया। इसके चलते जोरदार विस्फोट जैसी आवाज हुई और आग फैल गई। सूचना मिलने के बाद किशनगढ़ बस थाना, पुलिस और नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची। बाद में खैरतल और तिजारत से 3 अन्य दमकले बुलाकर आग पर काबू पा लिया गया। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि ट्रक चालक रफीक खान हादसे के वक्त नशे में था। उसे गंभीर हालत में सीएससी किशनगढ़ बास में भर्ती करवाया गया है। राजगढ़ कस्बे स्थित राम रघुनाथ जी महाराज ख्वास जी का बाग मंदिर में अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। महंत निर्मल कुमार और आरंभ श्रोत्रिय ने बताया कि नई फसल के अनाज और सब्जियों से अनेक व्यंजन बनाए गए। सुबह ग्रामवासियों ने विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना कर अन्नकूट का भोग अर्पित किया। इसके बाद बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेटा में विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षक उन्हें एलईडी के माध्यम से बेसिक नॉलेज प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए पीरियड निर्धारित हैं। वहीं किसी शिक्षक के अवकाश या अन्य खाली पीरियड होने पर अतिरिक्त कालांश भी लगाया जाता है। संसद प्रधान प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि यहाँ विभाग की गाइडलाइन के अनुसार कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है, साथ ही व्यवहारिक अभ्यास भी करवाया जाता है। उसमें कौन कौन सी कक्षाओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? सर, कंप्यूटर लैब है अपने यहाँ। इसमें जो अपना एक टाइम टेबल जनरेट होता है और उस टाइम टेबल के अनुसार जो वैकेंट पीरियड होता है, जिसमें जो टीचर्स छुट्टी पे रहता है, उसकी क्लास को वहाँ कंप्यूटर क्लास में बैठा देते हैं और एक हार्ड डिस्क विभाग के द्वारा दी गई है, जिसमें पढ़ाई से संबंधित कंटेंट उनको पढ़ाया जाता है। और अब खबर अकबरपुर से, जहां क्षेत्र में सरसों की फसल की बढ़वार होने के साथ अब सिंचाई की आवश्यकता बढ़ गई है। हालांकि दिन में बिजली नहीं आने के कारण किसानों को रात भर जागकर पानी देना पड़ता है। ऐसे में वन्य जीव और जहरीले जानवरों का खतरा रहता है। सरसों की पैदावार इस बार बड़े क्षेत्र में की गई है। गौरतलब है कि अलवर और भरतपुर में बड़ी मात्रा में सरसों की बुवाई होती है। उधर किसानों ने सर्दियों में दिन के वक्त बिजली सप्लाई की मांग उठाई है। नटनीगा बारा से मालाखेड़ा जाने वाले मार्ग पर बलदेवपुरा के समीप विद्युत निगम के कैंट्रा वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। मंगलवार को हुए हादसे में स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से मालाखेड़ा अस्पताल ले जाया गया और इसके बाद अलवर रेफर किया गया। दुर्घटना के बाद मेगा हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उधर अकबरपुर पुलिस के अनुसार जख्मी हुआ 50 वर्षीय मनोज मालाखेड़ा का निवासी है। उमरैन पंचायत समिति क्षेत्र में महिला भूमि साक्षरता कार्यक्रम के तहत जागरूकता कैंप लगाया गया। इब्तिदा संस्था द्वारा उमरैन और मालाखेड़ा ब्लॉक में कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में चांदोली में यह शिविर आयोजित हुआ। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पिंकी सैन ने बताया कि कैंप में 70 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान पटवारी सुनील कुमार यादव ने जमाबंदी, खसरा नंबर, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्रेशन आदि की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि जमाबंदी आदि ज्यादातर कार्य ई मित्र पर हो सकते हैं। इसके अलावा अपना खाता ऐप के माध्यम से किसी भी जमीन को ऑनलाइन देखा जा सकता है। इस अवसर पर सरपंच शमशेर सहित ट्रेनर आशा, शीतल, अधिकार सखी बबीता, चंपा, मुन्नी, सुशीला, संतरा, अफसीना और सुरेश आदि उपस्थित रहे। खैरतल नई अनाज मंडी स्थित स्थायी प्याज मंडी में मंगलवार को भारी मात्रा में प्याज की आवक हुई। उधर व्यापारी निकेश यादव ने बताया कि मंडी में 30,000 से लेकर 40,000 कट्टे प्याज पहुंची। वहीं थोक भाव 4 से 12 रुपए प्रति किलो तक रहे। अन्य राज्यों से मांग नहीं होने के कारण दाम गिरते जा रहे हैं। उधर किसान महमूद खान ने बताया कि वे 65 कट्टे प्याज लेकर मंडी आए थे और सिर्फ 8 रुपए किलो तक दाम मिले हैं, जबकि प्रति किलो खर्च 25 से 30 रुपए तक आ जाता है। वहीं नथमल रमानी ने बताया कि इस बार प्याज में भारी नुकसान चल रहा है। आज प्याज की आवक रही है 40,000। और नीचे में क्या भाव रहे, ऊपर में क्या रहे? नीचे में 2 रुपए किलो, ऊपर में 13 रुपए। किस किस जगह प्याज जा रही है? प्याज उत्तराखंड, यूपी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हर स्टेट में प्याज जा रहा है। क्या रेट भी बढ़ने वाले हैं क्या और आगे? रेट का भी कह नहीं सकते, पुराना स्टॉक अभी बहुत बचा हुआ है। प्याज के कट्टे बढ़ने की संभावना है आगे? कट्टे बढ़ने की संभावना भी नहीं है। अब की बार प्याज थोड़ा आधा है, पैदावार में आधा है, बिजाई ज़्यादा थी, पैदावार में आधा है। पहले तो नमस्कार, मेरा नाम नथुराम रामलानी। प्याज की आवक आज लगभग 40,000 कट्टे बाजार में है
और बाज़ार भाव 6 रुपये से लेकर और 12 रुपये तक चला है, कोई लॉट 13 भी मिला है। किस किस जगह ये प्याज जा रही है? प्याज तो करीब करीब ये हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, बिहार, बंगाल भी जा रही है, सब जगह जा रही है। खैरतल में एडीएम शिवपाल जाट की अध्यक्षता में राइजिंग राजस्थान के तहत बैठक की गई। इस दौरान जिला स्तरीय इन्वेस्ट मीट के दौरान किए गए एमओयू की प्रगति को लेकर समीक्षा हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि एमओयू के तहत भूमि संबंधित प्रकरण, कन्वर्जन, विद्युत आपूर्ति एवं एनओसी के कार्यों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। साथ ही अन्य हिदायतें भी दी गई। इस दौरान डीआईओ दिलखुश मीणा ने समिट 2024 के तहत जिले में 181 एमओयू लगभग 10,764 करोड़ राशि के हुए थे। इसके अलावा राजनिवेश पोर्टल पर अब तक जिले में कुल 632 एमओयू किए गए हैं, जिनमें कुल प्रस्तावित निवेश लगभग 35,600 करोड़ रुपए एवं प्रस्तावित रोजगार लगभग 1 लाख है। उधर बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भिवाड़ी के वार्ड 1 में जल संकट गहरा गया है। मंगलवार को महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष शीला चौहान और मंडल उपाध्यक्ष क्षेत्रीय महिलाओं के साथ विधायक महंत बालकनाथ से मिलने पहुंची, साथ ही समस्या को सामने रखा। तिजारा विधायक ने अधिकारियों से बात कर जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। रीडिंग से आए, अगर किसी की मीटर की रीडिंग में कोई त्रुटि है तो उसको सही करा देंगे। बाकी रीडिंग की हमने फोटो भी ले रखी है, रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं, मीटर से बिल आया। पानी नहीं आता बिल्कुल भी, और बिल मेरा 30,000 आया है। 30,000 का? कितने दिन का बिल है? पानी का नहीं, 30,000 का बिल कितने दिन का है? 30,000 का अब ये तो मैं देखूंगी, पर टोटल सबका आया, वैसे मेरा आया 30,000 का आया। 30,000 का बिल है। उधर तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने मंगलवार को तिजारा, टपुगड़ा, भिवाड़ी में जन सुनवाई की, साथ ही निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा भिवाड़ी जल भराव समस्या के स्थायी समाधान के लिए चर्चा की गई है। वहीं अपराधों की रोकथाम के लिए भी विशेष कार्रवाई और सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा नेता डॉक्टर मोहित जसवंत यादव की उपस्थिति में बहरोड के ग्राम डिस में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण संपन्न हुआ। साथ ही विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव की अनुशंसा पर विधायक कोटे से 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। प्रधान सरोज बस्तीराम यादव की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में प्रधान कोटे से निर्मित मोक्ष धाम सड़क का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहित जसवंत यादव ने किया। इसके बाद यहां सीनियर स्कूल में समग्र शिक्षा अभियान द्वारा 15,90,000 की लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक उपकरणों के साथ प्रयोगात्मक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वहीं विद्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण की घोषणा भी की गई। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जनजाति गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में परबैणी यज्ञशाला में हुए कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं पक्षी घर निर्माण के शिलान्यास और भूमि पूजन के साथ ही पद दंगल कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय वन मंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, समर्पण एवं आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस नाम दिया। भारत सरकार उनकी 150वीं जयंती को पूरे देश में मना रही है। उन्होंने अलवर सांसद खेल उत्सव में राजगढ़ क्षेत्र की भागीदारी और इलाके में हुए विकास कार्यों का जिक्र भी किया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद अलवर में भी किया अलर्ट। पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी सतर्कता। स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। नीट एग्जाम पास कराने के नाम पर की 85 लाख की ठगी। शिवाजी पार्क पुलिस ने बनारस में आरोपी को दबोचा। वंदे मातरम के 150 वर्ष के उपलक्ष्य में शहीदों को किया नमन। वन मंत्री की मौजूदगी में वीरांगनाओं का भी हुआ सम्मान। और खेत में बकरी घुसने के विवाद में 6 हुए घायल। चिरखाना गांव के हैं निवासी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।